नमस्कार प्रणाम, मैं दमन तिवारी हूँ। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल से होने जा रही लखनऊ विश्वविद्यालय यूजी काउंसलिंग की। लखनऊ विश्वविद्यालय कल से अपने यूजी एंट्रेंस जो आयोजित हुआ था इस बार सत्र 2022 का, उसमें 5-6 कोर्स का उसने रिजल्ट घोषित कर दिया है और उन 5-6 कोर्सेज में कल से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। आपको कैंपस में आने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी काउंसलिंग ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होना है। कुल जो इसकी स्टेजेज हैं उसकी हम अगर बात कर लें तो जो कल से काउंसलिंग होने जा रही है, आप किसी भी कोर्स के हैं, 5 इयर्स के हैं, बीकॉम एनईपी के हैं, बीएड के हैं, तो आपके लिए सबसे पहले तो आपको जाकर के विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आपको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड की सहायता से, जो विश्वविद्यालय ने आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था आपका आवेदन करते समय, उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से विश्वविद्यालय की काउंसलिंग पोर्टल पे जाना है और सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ये रजिस्ट्रेशन करने में आपका कुछ शुल्क लगेगा, जो कि है कुल मिलाकर आपका 700 रुपए का शुल्क है। 700 रुपए की आपको फीस सबमिट करनी है और यदि बाद में आपको कुछ भी, कोई कॉलेज नहीं मिलता, कोई कैंपस नहीं मिलता है, आपको कोर्स जो आपको चाहिए था वो नहीं मिलता है, तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, आपको 500 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। तो और ये रजिस्ट्रेशन केवल उनके लिए है जिनके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। तो यदि आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो वहां से इसको आप जा करके रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद दूसरे स्टेप की अगर बात करें तो है चॉइस फिलिंग। आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग का मतलब यह है कि आपको विश्वविद्यालय की सीट चाहिए या विश्वविद्यालय के अलावा किसी कैंपस की सीट चाहिए, किसी अन्य कॉलेज की सीट चाहिए, तो वहां की आप जो अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। और जो मेजर विषय हैं, जो मेजर 1 विषय है, मेजर और माइनर का जो बांटने का तरीका है विश्वविद्यालय ने पहले से अपनी वेबसाइट पे आपको दे के रखा है। आपको पता होगा कि आप मेजर विषय के लिए आवेदन आपने किया है या माइनर विषय के लिए किया है। तो मेजर 1 विषयों में आपको कम से कम 3 विकल्प भरने हैं और माइनर 1 सब्जेक्ट्स में, माइनर 1 में आपको जो भरने हैं वो भरने हैं 6 विकल्प। तो मेजर विषय में आपको भरने हैं 3 विकल्प और माइनर विषय में भरने हैं आपको 6 विकल्प। और ज्यादा से ज्यादा विकल्प भरिए। ज्यादा से ज्यादा विकल्प भरने का मतलब यह है कि इन सब्जेक्ट्स में आप बहुत चूजी मत बनिए, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव मत बनिए। कहने का मतलब यह है कि आप अधिकतम विषयों का जब चयन करेंगे तो हो सकता है, यदि आपकी रैंक हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, थोड़ी गड़बड़ हो, तो भी आपको आपकी रैंक अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ विषय जरूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका बिल्कुल हाथ खाली रह जाए। तो ये सारे ऑप्शंस में आप ये मत करिए कि मैंने 3 के बजाय 2 ही भरा, 6 के बजाय 4 ही भरा। आपके पास जब मौका है तो 6 के 6 भरिए और 3 के 3 भरिए, मेजर में 3 और माइनर में 6। उसके बाद ये जब आपका हो गया रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, और इस रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के बाद जो आपका तीसरा स्टेप है वो आपका तीसरा स्टेप है आप सीट अलॉटमेंट। इसके बाद होता है आपका सीट अलॉटमेंट, जो आप यहाँ पर अपने मेजर 3 या माइनर 6 जो विषय भर रहे हैं, इन विषयों के आधार पे, चाहे वो आपका कैंपस में आपने चॉइस फिल किया हो या चाहे आपने कॉलेजेस के लिए अपना चॉइस फिल किया हो, तो कैंपस या कॉलेज के अनुसार आपको आपका सीट अलॉट हो जाती है, आपको आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है। यदि यहाँ पे सीट अलॉटमेंट नहीं होता तो ये आपका जो शुल्क है ये आपका वापस हो जाता है। अब अगर सीट अलॉटमेंट हो गया और आपका जो सीट अलॉटमेंट हुआ है और आपको लगता है कि पहले राउंड की काउंसलिंग खत्म होने वाली है, लेकिन जो आपको सीट अलॉट हुई है, आप चाहते थे कि आप मान लीजिए आपने वरीयता में 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 3 कॉलेज भरा, आप चाहते थे कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, लेकिन जो आपको सीट अलॉट हुई है वो अलॉट हुई है इसमें या इसमें, तो आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, अपग्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपग्रेड करने का मतलब क्या होता है? अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि आप अपने जो अलॉटमेंट से खुश नहीं है, आपको अपना अलॉटमेंट थोड़ा सा और अपग्रेड कराना है, थोड़ा उसको और ऊपर लेके जाना है, तो आप अपग्रेडेशन का शुल्क जमा करके अपनी जो सीट अलॉट हुई है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 3 नंबर वाले कॉलेज में आप अपना प्रवेश चाहते थे या विश्वविद्यालय के कैंपस में अपना प्रवेश चाहते थे और आपका किसी अन्य कॉलेज में हुआ है, लेकिन पहले राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद भी विश्वविद्यालय के कैंपस में कुछ सीट बाकी रह जाती है, तो जब आप अपग्रेड करेंगे तो हो सकता है आपको विश्वविद्यालय की सीट अलॉट हो जाए। तो जब तक आपके पास चांस है, जब तक आपके पास मौका है, तब तक लगातार अपग्रेड करते रहिएगा ताकि आपको सबसे बेहतर जहां पे आपका प्रवेश मिल जाए। ये अपग्रेडेशन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अपग्रेड होने के बाद अपना अलॉटमेंट लेटर ले करके
चाहे एफिलिएटेड कॉलेज में या कैंपस में, आपको उस विभाग में रिपोर्ट करना है अपना सारा दस्तावेज लेकर के। आप हाई स्कूल से लेकर के इंटर, हाई स्कूल इंटर के सारे ओरिजिनल मार्कशीट, उसका एक सेट फोटोकॉपी, फोटो, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और आपने जो रिजर्वेशन, जो आप भी रिजर्वेशन लिया हो, जैसे यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय का लिया हो, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का लिया हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड का लिया हो, कॉलेज टीचर का लिया हो, कोई भी जो आपने आरक्षण लिया हो, कोई भी यदि आपने लाभ लिया हो, तो उस दिन रिपोर्ट करते समय अपने कैंपस में, अपने कॉलेज में जहां भी जाइए वहां सारे के सारे दस्तावेज लेकर के जाइए। और रिपोर्टिंग के लिए अगर आवश्यक दस्तावेज की सूची जो विश्वविद्यालय ने जारी करी है उसमें सुन लीजिए कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी लेकर के जानी है, ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपका जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहा है, मान लीजिए कि आप यूजी के दावेदार हैं तो इंटर तक का सारा कागज, अगर आप पीजी के दावेदार हैं, खैर अभी पीजी की काउंसलिंग नहीं हो रही, लेकिन यदि पीजी का कोई छात्र सुन रहा हो तो अगर पीजी के लिए अगर आप जा रहे हैं काउंसलिंग कराने के लिए, तो यूजी स्तर तक का सारा डॉक्यूमेंट, सारा का सारा कागज आपको लेकर के वहां पे जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जो विहित, जो सरकारी फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको लेकर के जाएंगे। ओरिजिनल फोटो आईडी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, सरकारी जो भी ओरिजिनल आईडी जो इश्यू करी गई है उस ओरिजिनल आईडी को लेकर के जाएंगे। उसके बाद पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेकर के जाएंगे। ऑल फी रिसिप्ट, जो भी आपने फीस रसीद वगैरह लगाई है, जो भी आपने फीस सबमिट करी है, उसकी सभी फीस रसीद ओरिजिनल। ओबीसी एससी एसटी अगर आप हैं तो ओबीसी एससी एसटी वाला आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। और यदि आप जीरो फीस अलॉटमेंट, जीरो फीस के लिए क्लेम कर रहे हैं तो जीरो फीस के लिए जो आवश्यक कागज है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिया हुआ है वो कागज लेकर के जरूर जाइएगा। उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद शुरू होता है सेकंड अलॉटमेंट। सेकंड अलॉटमेंट का मतलब यह है कि यदि आपने यहां पर सीट अपनी अपग्रेड कर ली थी तो इस अपग्रेड के फलस्वरूप आपको सेकंड अलॉटमेंट में जाना होगा। जैसा मैंने बताया कि मैंने शुरुआत में 3 विकल्प भरे, उस 3 विकल्प में मैं चाहता हूं कि ए बी सी में से मुझे ए कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, या मान लीजिए ए विश्वविद्यालय कैंपस से मुझे वहां एडमिशन मिल जाए। लेकिन फर्स्ट अलॉटमेंट में जो सीट मुझे अलॉट हुई वो मुझे उस जगह पे नहीं हुई जो मैंने वरीयता में सबसे पहले भरा था। अब चूंकि मैंने अपग्रेड किया है तो अपग्रेड होने के बाद हो सकता है सीटें खाली रह गई हों और काउंसलिंग में लोगों ने जगह छोड़ी हो और मेरे लिए वहां पे जगह बन रही है, तो मुझे वो जगह अलॉट हो जाएगी, उसको बोलते हैं सेकंड अलॉटमेंट। तो वहां आपको अपग्रेड करने के बाद सेकंड अलॉटमेंट किया जाएगा। कुल मिलाकर के ये समझिए कि कल से जो आपका जो कल 16 तारीख है आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, किसी भी कोर्स के लिए, आप बीए एलएलबी कोर्स के हो, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो के हो, बीए बीकॉम के हो, बीकॉम एनईपी के हो, सबसे पहले कल आप जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। ये एक चीज बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए कि यदि आपको लखनऊ विश्वविद्यालय की काउंसलिंग में भाग लेना है, अगर आप दावेदारी कर रहे हैं तो दावेदारी आपकी तभी मानी जाएगी जब आपने ये शुल्क जमा किया हो। अगर कल आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि आपको अपने आप से अलॉटमेंट हो जाएगा, भले आपकी रैंक 1 हो, भले आप अपने कोर्स के टॉपर हो, तो भी आपकी काउंसलिंग में माना जाएगा कि आप हिस्सा नहीं ले रहे हो। इसलिए सबसे पहले कल विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, एडमिशन पोर्टल पे जाइए और वहां पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करिए। और रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा का अपनी चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग के लिए और भी लोगों से राय लीजिए, जो आपके सीनियर्स हों, जो आपके जानने पहचानने वाले हैं, उनसे राय लीजिए। मान लीजिए जैसे आपको बीएससी मैथ्स के लिए आवेदन करना है, अब बीएससी मैथ्स के लिए सब जाहिर सी बात है हर व्यक्ति सबसे पहला जो अपना चॉइस डालेगा लखनऊ विश्वविद्यालय डालेगा। एलएलबी ऑनर्स का है तो हर व्यक्ति चाहेगा लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस एलएलबी फैकल्टी ऑफ लॉ डालेगा। उसके बाद आपको डीएवी डालना है, केकेसी डालना है, सीआर डालना है, नेशनल पीजी डालना है और सुभाष चंद्र बोस कॉलेज डालना है। कोई भी कॉलेज जो विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार जाकर के चेक कर लीजिए और उसको आप जब भरेंगे और वो जब आप चॉइस फिल कर लेंगे, जो आवश्यक फीस उसको जमा कर लेंगे, तो ये शुल्क जमा करने के बाद, चॉइस फिल करने के बाद ये माना जाता है कि आप विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं। आपने ऐसे ही पेपर नहीं दे दिया था, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था। तो ये तो होगी रजिस्ट्रेशन की बात, ये हो गई चॉइस फिलिंग की बात। उसके बाद सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट से यदि आप बहुत खुश नहीं है तो आप अपग्रेड करने के लिए आवेदन करिए। अपग्रेड करने के बाद आपको सेकंड अलॉटमेंट में तक रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अन्य लोगों को जो एफिलिएटेड कॉलेज है, कैंपस है, पहले अलॉटमेंट में ही मिल जाएगा। तो यदि आप अपने अलॉटमेंट से खुश हैं तो पहली बार मैं दोबारा से बोल दूं, आपको जो सारा कागज लेकर के आना है, आप प्रयास करिए कि हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट, हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल माइग्रेशन, और अगर आपके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन लेना है, आपको किसी भी कैटेगरी का लाभ लेना है,
तो प्रयास करिए कि 3 साल के अंदर का बना हुआ, साल भर का ईडब्ल्यूएस हो तो अच्छी बात है, और विद इन 3 ईयर्स अगर आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट लिया है, अपना इनकम सर्टिफिकेट लिया है, और अपने इनकम सर्टिफिकेट की बात एप्लीकेंट के खुद के इनकम सर्टिफिकेट की नहीं होती है। हमेशा इनकम सर्टिफिकेट यदि आपका बन रहा है तो आपके पिताजी का होगा, आपकी माताजी का होगा, क्योंकि आपकी कोई इनकम नहीं है, आपके माताजी या पिताजी की है। तो उसको लेकर के चिंता बिल्कुल मत करिए कि मेरा बनना है कि मेरे माताजी पिताजी का बनना है, वो आपके पिताजी का, माताजी का या आपके परिवार के किसी का हो सकता है। तो इनकम सर्टिफिकेट लेकर के आइए, ओरिजिनल आईडी लेकर के आइए, फोटोग्राफ्स लेकर के आइए, टीसी माइग्रेशन लेकर के आइए, और यदि किसी प्रकार के रिजर्वेशन का कैटेगरी का आप लाभ लेना चाहते हैं तो वो दस्तावेज लेकर के आइए। अब जो अहम बात है, अपने वीडियो में हम बात करने वाले थे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो एलएलबी ऑनर्स की बात करने वाले थे कि एलएलबी ऑनर्स की जो काउंसलिंग है, एलएलबी ऑनर्स का जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे अगले चरण में एलएलबी ऑनर्स के कट ऑफ के बारे में। एलएलबी ऑनर्स के जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो कट ऑफ कितनी जाने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बता दें आपको कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी ऑनर्स का जो कोर्स है उसमें जो टोटल सीट्स हैं वो है 160 सीट्स हैं, और उन 160 सीट्स में जो लखनऊ विश्वविद्यालय एंट्रेंस आयोजित कराया था उसमें जो रिजल्ट आया, एलएलबी ऑनर्स का जो रिजल्ट आया, अगर हम इसकी बात कर लें, सबसे पहले तो लिखते हैं कि टोटल सीट्स जो हैं वो है 160 सीट्स, 160 सीटें टोटल है। इस 160 में जो सीटें हैं उसमें से 80 जो हैं वो रिजर्व हैं, आरक्षित हैं, और 80 जो हैं वो हैं अनरिजर्व, वो अनारक्षित हैं। 80 सीटें आरक्षित हैं, 80 सीटें अनारक्षित हैं। इस 80 में ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, और इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए। लेकिन यदि ये जो ओबीसी, एससी, एसटी इस 80 के बीच में आ जाएगा, जो जैसे आपकी रैंक ओबीसी में रैंक 1 जिसकी है, जैसे भी मैंने जो आंकड़ा निकाला कि जैसे जिस ओबीसी में जो रैंक 1 जिस कैंडिडेट की है उसके टोटल मार्क्स हैं 156 और उसकी ओपन रैंक है 4, तो उसकी रैंक जो है वो 80 के अंदर आ रही है, और टोटल 80 जनरल की जो ओपन की जो 80 सीट्स हैं उसमें 20 ओबीसी आ रहे हैं। इस 80 के अंदर 20 ओबीसी आ रहे हैं, 4 एससी कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, और लगभग 15 ईडब्ल्यूएस के लोग आ रहे हैं। तो ये अपनी सीटें यहां से छोड़ करके ये ओपन में आकर के एडमिशन ले लेते हैं, वो अपनी कैटेगरी के लिए सीट्स छोड़ देते हैं। जैसे मैं इनका बता रहा हूं कि ओबीसी में रैंक 1 इनकी आई, तो ओबीसी में इनकी रैंक 1 आई है और इनकी ओपन रैंक 4 है, तो ये अपने ओपन रैंक से एडमिशन लेंगे, ना कि ओबीसी वाली रैंक से, और वहां अपने ओबीसी कैटेगरी के किसी के लिए ओबीसी की एक सीट छोड़ देंगे। तो ये तो पहली बात हो गई। अब सवाल उठता है कि ये रैंक कहां से कहां तक जाएगी। तो सबसे पहले बात करें जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी की, ओबीसी के बाद एससी की। जनरल में जो रैंक 1 है, ईडब्ल्यूएस में जो रैंक 1 है, ओबीसी में जो रैंक 1 है और एसटी में जो रैंक 1 है, पहले एक बार उसके नंबर की हम बात कर लें, उसकी तुलना कर लें। तो जनरल में 164 पे जिन्होंने टॉप किया है 164 जनरल में उनकी पहली रैंक है, ओपन में उनकी पहली रैंक है। ईडब्ल्यूएस में जिनकी पहली रैंक है उनके नंबर है 161.700। ओबीसी में जिनकी पहली रैंक है उनके नंबर है 156 और इनकी ओपन रैंक है 4, ओपन रैंक इनकी 4। और एसटी में जिनकी पहली रैंक है इनके नंबर है 154 और इनकी जो ओपन रैंक है वो है 7। ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। जनरल में जिनकी पहली रैंक है उनका नंबर है 164 से शुरू होगी जनरल की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जिनकी पहली रैंक है इनका जो टोटल नंबर है वो है 161.700। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ शुरू होगी, कहां तक गिरेगी वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कहां से शुरू हो रही है। तो 161.700 से इनकी रैंक शुरू होती है। ओबीसी में जो पहली रैंक है उनका है 156 नंबर और इनकी जो ओपन रैंक है 4, तो ओबीसी की कट ऑफ शुरू हो रही है 156 से और एससी की कट ऑफ शुरू हो रही है 154 से। तो हमें मान सकते हैं कि इस बार चूंकि जिन लोगों ने टॉप किया है रैंक वहीं से निर्धारित होती है, वहीं से शुरू होती है, तो ओबीसी एससी में भी काफी अच्छी खासी रैंक ऊपर गई है, तो ये पहले फासला काफी ज्यादा हो जाता। अब हम बात करेंगे कि ये किस रैंक तक आप यदि आप हैं तो सुरक्षित हैं पहले राउंड के पहले अलॉटमेंट तक। जैसे भी हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत में बात करी कि 2 अलॉटमेंट होते हैं,
फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद बची हुई सीटों के लिए सेकंड अलॉटमेंट। तो फर्स्ट अलॉटमेंट के लिए जब कल आप लोग सभी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करेंगे, तो पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपकी कोई रैंक आई, आपकी हो सकता है जनरल में 100 रैंक हो, ईडब्ल्यूएस में 100 रैंक हो, ओबीसी में 100 रैंक या एससी में 100 रैंक हो, तो बिना निराश हुए, बिना परेशान हुए, सबसे पहले आप लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का प्रयास करें। लखनऊ विश्वविद्यालय ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का प्रयास करने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि कल आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करिए और आप विश्वविद्यालय को इस चीज़ का इंटीमेशन दीजिए, सूचित करिए, सूचना दीजिए कि हाँ मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का जनरल कैंडिडेट हूँ, मेरी रैंक फला है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया है उसमें भाग लेने का इच्छुक हूँ। यदि आप ये सोचकर बैठे रहे कि मेरी जनरल की रैंक 100 है और टोटल सीटें जनरल में 80 हैं तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि CU-CET हुआ है, बहुत सारे लोग LU से भी जो यहाँ पे LU का एंट्रेंस जिन्होंने दिया है, जिनकी रैंक यहाँ ये हो सकता है CU-CET भी जा रहे हो सकता है किसी ने जहाँ पे जा रहा हूँ क्लैट का भी रिजल्ट है तो NLUs गए हों और कुछ लोग छोड़ रहे हो, तो निश्चित है कि संभावना तभी बनेगी जब आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आवेदन किया हुआ है। तो कल फटाफट जैसे ही पोर्टल खुले सबसे पहले जा करके वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करिए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जनरल की जो ये 164 शुरू होने वाली कट ऑफ है, इसमें 164 से लेकर के 150 नंबर तक जितने भी लोग हैं वो ये मानकर चले कि आपके लिए फर्स्ट अलॉटमेंट जो है उसमें से उससे खुशखबरी होने वाली है, वो आपके लिए सही रहने वाला है। आपका अगर इतना नंबर है तो फर्स्ट अलॉटमेंट में आपकी उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस का यही जो नंबर है ये 140 तक जिनका है, जिनके 70 सवाल सही हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जिनके 70 सवाल सही हैं, जिनका 75 सवाल सही है और जनरल कैटेगरी में है, तो 75 सवाल से लेकर के और ऊपर जितने भी लोग हैं बहुत सुरक्षित हैं और आपका पहले अलॉटमेंट में प्रवेश होने की पूरी उम्मीद है। ओबीसी की अगर हम बात कर लें तो ओबीसी में ये आंकड़ा जाएगा 65 सवाल और कम से कम की बात मैं कर रहा हूँ पहले अलॉटमेंट के लिए 130 नंबर होता है और एससी के लिए 60 सवाल और 120 नंबर। अब मैं दोबारा से बता दूं कि जब पहले अलॉटमेंट की हम बात कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग के पहले अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी में जिनका नंबर 164 से लेकर के 150 के बीच है वो बिल्कुल सुरक्षित है, अभी उनका पहले अलॉटमेंट में होने की काफी नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 161 टॉपर का है, 161.700 से लेकर के और 140 है जिसका और ईडब्ल्यूएस है वो सुरक्षित है पहले अलॉटमेंट के लिए। ओबीसी की अगर हम बात कर लें तो ओबीसी कैटेगरी में 157 से लेकर के और 130 तक जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं वो सुरक्षित हैं पहले अलॉटमेंट के लिए। उसके बाद अंतिम की अगर बात कर लें तो एससी की बात करें तो 154 से लेकर के और 120 तक जिनका है वो लोग सुरक्षित हैं पहले अलॉटमेंट के लिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी कल से ऑनलाइन प्रक्रिया काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, आप सभी लोग उसमें निसंदेह भाग लीजिए। इस चीज का सवाल पूछने के बजाय कि मेरी रैंक कितनी है, मेरा कट ऑफ कितना है, क्या मुझे भाग लेना चाहिए कि नहीं, क्या मुझे भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, सलाह नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप विश्वविद्यालय की ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग जरूर लीजिए। आप LLB ऑनर्स कोर्स के हो, आप BA कोर्स के हो, BA कोर्स के हो, BCom कोर्स के हो, BSc कोर्स के हो, किसी भी कोर्स के हो, सबसे पहले तो आप प्रवेश प्रक्रिया जो काउंसलिंग प्रक्रिया उसमें भाग लीजिए और इस चीज़ की दावेदारी करिए, विश्वविद्यालय को इस चीज़ की सूचना दीजिए कि हाँ मैं फला हूँ और मैंने 700 रुपये का शुल्क जमा किया है और मैं इच्छुक हूँ कि यदि मुझे मिलने योग्य है तो भी मिले या सेकंड अलॉटमेंट में मिलने की उम्मीद है तो भी मैं उसके लिए आवेदक हूँ, इच्छुक हूँ। और कम से कम पहली काउंसलिंग हो जाने तक सब लोग इंतजार कर लीजिए, फिर एफिलिएटेड कॉलेज का चक्कर लगाना शुरू करिए। एफिलिएटेड कॉलेज कौन से बेहतर हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से बढ़िया हैं, उसको मैं एक नए वीडियो में लेकर के बहुत जल्दी समझा दूंगा आपको। आप किसी भी कोर्स के हों, डिस्क्रिप्शन में हमेशा मेरा नंबर पड़ा रहता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज बेहतर है, रैंकिंग के हिसाब से कौन सा बेहतर है, कौन सा NAAC ने उसको किस तरीके का सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ निवेदन करूंगा कि आप विश्वविद्यालय की ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग जरूर लीजिए। स्पष्ट कर दूं दोबारा कि LLB ऑनर्स लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए जनरल में 164 से लेकर के 150 तक जो लोग हैं, 150 नंबर तक पाए जो लोग हैं उसको अच्छे हैं। अब मैं जब 150 कह रहा हूँ तो यदि किसी का 149 नंबर है, 148 नंबर है तो आपको निराश हो जाने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो हर व्यक्ति ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आवेदन कर रहा है वो हर आदमी प्रवेश लेता है। हो सकता है सेकेंड अलॉटमेंट में आपका प्रवेश बिल्कुल हो सकता है, इसलिए बिल्कुल निराश मत होइए। लेकिन जो मेरा बताना जो मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है, मैं बताऊंगा कि 164 से लेकर के 150 तक जनरल वाले
EWS में 161 से लेके 114 तक, OBC में 156 से लेकर के 130 तक, SC में 154 से लेकर 120 तक जो लोग हैं वो पहले अलॉटमेंट में सीट पाने के लिए ठीक है, आपका प्रवेश हो सकने की पूरी उम्मीद है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। किसी भी प्रकार का काउंसलिंग से संबंधित सवाल हो आपका बेहिचक पूछिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये वो समय होता है जिस समय आपके मन में ढेर सारे सवाल बन रहे होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि सही दिशा निर्देशन नहीं मिलता, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो फिर आप लोग अपना साल खराब कर देते हैं। और मैं कहूँगा मेरा ही नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय पे जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं, जो भी लोग जिन भी चैनल पे आप जाते हैं मदद लेना चाहते हैं, बिल्कुल मदद लीजिए और प्रवेश प्रक्रिया में भाग जरूर लीजिए। काउंसलिंग जरूर कराइएगा, अपनी काउंसलिंग कराइए। ईश्वर ने चाहा, आपने अगर परिश्रम किया है, मेहनत करिए तो जरूर आपको सीट मिलेगी। और यदि आपकी रैंक अच्छी नहीं होगी तो आपको कम से कम एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा। और अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय की केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया से वो लेकर के आवेदन करके और उसके बाद अपना एडमिशन कराते हैं तो आपको शुल्क में भी सहूलियत मिलेगी और आपको अच्छे कॉलेज में मिलेंगे। लेकिन यदि आप सीधे जा करके बिना काउंसलिंग कराए किसी कॉलेज में डोनेशन और ऐसे चक्करों में पड़ेंगे तो आपको महंगा भी पड़ेगा और हो सकता है आपके समय का भी, ऊर्जा का भी नुकसान हो जाएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को जो कल से लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, काउंसलिंग जरूर कराइएगा। काउंसलिंग कराने से आपको बहुत लाभ होगा और आप जब भी मुझे कैंपस में मिलेंगे तो आप मुझे इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी देंगे कि मैंने काउंसलिंग कराई थी। तो इस विश्वास के साथ कि आप सभी से जल्दी कैंपस में मुलाकात होगी, इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे कैंपस में रूबरू होकर के आपके अनुभवों को साझा करने का अवसर आप हमें देंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारी ओर से। धन्यवाद, प्रणाम, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।